हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज मेरे साथ है आदर्श कुमार शर्मा। इनका जो रैंक है वो 263 रैंक है, गेट 2025 इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। इनका रेसिडेंट जो है वो बोडारडी दिल्ली से है ये। और दिल्ली से ही इनका इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 2019 में कंप्लीट हुआ है। तो आप सोचोगे 2019 2025 में गेट का एग्जाम। स्टोरी बड़ी अच्छी है इनकी कि 2019 में इनका जब बी कंप्लीट हुआ, उसके बाद आरआरबी जेई में इनका उस समय जब 2019 में निकला था तो इनका हो चुका था। फिर कोविड के कारण थोड़ा सा लेट हुआ उनका ज्वाइनिंग, और 2020 अगस्त में इनका ज्वाइनिंग हुआ। उसके बाद रेलवे में ये काम करते रहे, मतलब वही आरआरबी में ही। उसके बाद यूपीआरबी एनएल में 2024 में इनका ज्वाइनिंग और ऐसे असिस्टेंट इंजीनियर हुआ, और आज भी असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट में है। इसका मतलब है कि असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट में होते हुए ये गेट को क्रैक किए। ये अपने आप में एक कमांडेबल थिंग है। अ, ये जो कोर्स लिए है, ये वीओडी कोर्स लिए गेट एकेडमी का। टेस्ट सीरीज सिर्फ एस एकेडमी की ज्वाइन किए हैं। 2018 से गेट एकेडमी को फॉलो कर रहे हैं, और अभी इनका ओएनजीसी का इंटरव्यू है, 18 अप्रैल को इनका रिटर्न निकल चुका है। ठीक है, तो जैसे एक ओवरव्यू दिया, अब हम आदर्श से बात करते हैं। तो हेलो आदर्श, कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मैं एक असिस्टेंट इंजीनियर से बात कर रहा हूँ जो अभी यूपी आरबीएनएल में जॉब कर रहा है, नहीं? यस सर। तो मेरे को बताओ कि तुम्हारी जर्नी, तुम्हारा कहना है कि तुम 2018 से फॉलो कर रहे हो, तो गेट एकेडमी को इतने पुराने समय से फॉलो कर रहे हैं। कुछ मेमोरी गेट एकेडमी के साथ में, कुछ ऐसे वीडियो जो तुमको आज भी याद हो, किसी किसी का वीडियो देखे हो गेट एकेडमी चैनल पे? हाँ सर, एक्चुअली जब मैं बीटेक फर्स्ट सेकेंड ईयर में था तो सीनियर्स के टच में रहता था। तो गेट का आइडिया मुझे वहीं से आया, तो मैं एक्सप्लोर करता रहता था, मतलब क्योरा पे कुछ पढ़ लिया। और यूट्यूब पे उतना कुछ अवेलेबल था नहीं उस टाइम पे। तो सबसे पहले आपके ही चैनल पे शिवम सिंह सर का एक वीडियो आया था। तो उस वीडियो से काफी मोटिवेशन मिली थी। आई थिंक 2017 में वो रैंक वन थे आई रैंक थिंक। में थे 2017 में, हाँ। हाँ हाँ, तो मतलब स्टार्टिंग के टाइम से ही, जब से आपका चैनल आई थिंक शुरू हुआ है, तो आपके कुछ जो नेटवर्क के वीडियोस आते थे, कंट्रोल सिस्टम के वीडियोस आते थे, वो मैं लगातार फॉलो करता था। और कई बार मतलब यूनिवर्सिटी में टीचर्स हमें उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाते थे, तो आपके वीडियोस से देख के हम कंसेप्ट क्लियर कर लेते थे। तो तब से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और एक एक पूरी जर्नी आपकी फॉलो की है, जो भी स्ट्रगल्स और अप डाउन सब कुछ। अच्छा, ओके, तो तुम इतने इतने पुराने समय से तुम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। मेरे को एक चीज़ बताओ कि ऐसे असिस्टेंट इंजीनियर तुम अभी हो, और फिर तुमको गेट का एग्जाम भी तुम दिए, तो क्या क्या चीज़ तुम्हारे मन में है कि तुम असिस्टेंट इंजीनियर होते हुए भी तुम सब लोगों को तो गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए रहती है, गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी तुम्हारे पास है, उसके बाद भी तुम गेट का रैंक लाए? क्योंकि इसके लिए तो एफर्ट लगता है, गेट का रैंक तो इतने आराम से आता नहीं है, मतलब बिना मेहनत के तो आता नहीं है। तो जॉब करते करते इतना एफर्ट करने का मतलब मोटिवेशन कहीं ना कहीं तो चाहिए। तो मेन मोटिवेशन क्या रहा तुम्हारा? सर, मेन मोटिवेशन तो यही था कि मतलब फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना है। और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल भी रहता था, मतलब मैं थोड़ा बहुत भगवत गीता भी पढ़ता हूँ, तो एक वही चीज, जिस तरह से मौसम बदलते हैं, सीजन्स चेंज होते हैं, तो अच्छा टाइम बुरा टाइम दोनों आता है। तो इसीलिए कभी भी अप एंड डाउन लाइफ में ये तो चलता ही रहता है, तो कभी भी कोई भी सेटबैक आता था, तो उसी से मैं खुद को मोटिवेट रखता था। और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसिस्टेंसी से रिजल्ट्स मिले हैं, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। भले ही जॉब में रहते हुए भी उतना टाइम नहीं मिल पाता हो, लेकिन रोज 1 घंटा 2 घंटा या 3 4 घंटे तो आपके पास रहते ही। तो अगर डिस्ट्रैक्शन को कम कर लिया जाए और कंसिस्टेंट रहा जाए, तो रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है। मेरे को बताओ, तुम टेस्ट सीरीज सिर्फ एस एकेडमी की ज्वाइन किए, तुम गेट एकेडमी की नहीं ज्वाइन किए, या मेडिजी की भी ज्वाइन नहीं किए? तो तुम्हारा टेस्ट सीरीज को लेके एक्सपीरियंस कैसा रहा एस एकेडमी का? कैसा था टेस्ट सीरीज, वो बता सकते हो? प्लस ये भी बता सकते हो कि टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है अपनी प्रिपरेशन में, जब हमको गेट का एग्जाम लिखना होता है? सर, काफी इम्पोर्टेंट है, और इनफैक्ट टेस्ट सीरीज से ही काफी मदद मिली थी, नहीं तो रैंक और नीचे जा सकता था। क्योंकि प्रिपरेशन करना एक अलग चीज है, और खुद को टेस्ट करना एक अलग चीज है। और मैं जो भी लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे उनसे यही कहूंगा कि 31 दिसंबर एक कट ऑफ डेट होना चाहिए, जब आप अपना सब्जेक्ट खत्म कर लें। तो मैं फिर भी डिले कर गया था, मुझे 14 15 जनवरी हो गया था। मैंने 15 जनवरी को पहला टेस्ट लिखा था अपना। तो इससे उसकी वजह से मैंने 6 7 फुल लेंथ टेस्ट दिए थे। उस सभी टेस्ट से काफी हेल्प हुई थी। लेकिन अगर और ज्यादा, अगर आपको टाइम मिल जाए और ज्यादा आप दे पाओ, आपका एक वीडियो भी देखा था, आपने कहा था मिनिमम आपको 5 तो देना ही है। हम्म। तो 5 तो दिया था। लेकिन पहले टेस्ट दूसरे टेस्ट में आपको उतना फील नहीं होगा। लेकिन जब आप उसको अच्छे से एनालाइज करें, आप देखें कहाँ कहाँ गलती हो रही है, और स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है पूरा,
तो कई जगह एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जा रही थी, तो स्पीड उतना नहीं आ पा रहा था कि 3 घंटे पूरे चले गए। तो उसी तरह से जितने ज्यादा हम टेस्ट देते जाएं, उस हिसाब से फिर हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि ये एग्जाम किस तरह से हमें टैकल करना है। तो उससे काफी हेल्प मिली थी। और टेस्ट सीरीज एक और चीज करता है, आपको कूल और काम रखने में मदद करता है, क्योंकि आप उस एटमोसफेयर में जाएंगे, आसपास इतने सारे बच्चे हों और टाइमर चल रहा हो, तो अगर आपने टेस्ट में ये चीज एक्सपीरियंस कर ली है तो वो फियर ऑफ फेलियर उस टाइम उतना रहेगा नहीं। तो इसलिए टेस्ट सीरीज तो मैंडेटरी है, मतलब बिना टेस्ट सीरीज के आप बहुत मुश्किल हो जाएगा। टेस्ट सीरीज काफी जरूरी है। और तुम कितना नंबर ऑफ टेस्ट पेपर कितने दिए टोटल गेट के एग्जाम के पहले? सर सब्जेक्ट टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मैं देता था, बट फुल लेंथ टेस्ट मैंने केवल 7 दिए थे। अच्छा, तो ज्यादा नहीं दे पाए, मतलब और भी ज्यादा दे ज्यादा सकते नहीं थे। थे। हाँ, तुम्हारा और एक्सपीरियंस ये कैसा था? एस एकेडमी की टेस्ट सीरीज को लेके एक्सपीरियंस कैसा था? सर रिलेटेबल क्वेश्चंस थे, मतलब हर टॉपिक पे कई कई ऐसे क्वेश्चन थे जिससे सीखने को बहुत कुछ मिला। तो लेवल पहले इस एकेडमी का काफी टफ हुआ करता था, क्योंकि मैं तो पहले से दे रहा हूँ, लेकिन अब उन्होंने काफी मॉडरेट कर दिया है, तो मतलब ऑप्टिमम लेवल है वो स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो जितने भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं वो लोग जब भी टेस्ट सीरीज का प्लान करें, तो गेट एकेडमी और मेडिजी के साथ साथ आप एस एकेडमी को भी काउंट में रखें। एस एकेडमी का भी टेस्ट सीरीज चेक कर ले एक बार, तो एस एकेडमी का भी आप ले सकते हो। आदर्श तो ओनली एस एकेडमी का ही टेस्ट सीरीज लिया है, तो जस्ट आपको आइडिया है, इसलिए मैं आदर्श से पूछ लिया। ठीक है आदर्श, मेरे को बताओ यार, ये नोट्स शॉर्ट नोट्स का खूब बात चलते रहता है, तो तुमको क्या लगता है कि आइडियल कैसे नोट्स बनाना चाहिए जो आपको अच्छा रिजल्ट ला के दे लास्ट में? सर शॉर्ट नोट्स मैंने तो बनाया था, क्योंकि रिवीजन में शॉर्ट नोट्स काफी हेल्प करता है। जब पहली बार मैंने अपने नोट्स बनाए थे, फुल नोट्स के साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे। और शॉर्ट नोट्स का फायदा ये भी हुआ कि जब मेरे अदर एग्जाम्स भी मैं देता था, तो उससे टेक्निकल सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने के लिए पूरे नोट्स नहीं निकालने पड़ते, जिससे टाइम बहुत बच जाता था। बट शॉर्ट नोट्स ये है कि कम से कम आपको एक बार जब सब्जेक्ट आप पूरी तरह से पढ़ लो, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाए। कई बार ये होता है कि हम साथ साथ कुछ भी लिख रहे हैं, साथ साथ कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसी टाइम शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। बट ये मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि एक बार में किसी सब्जेक्ट का आपको पूरी तरह से 100% फीलिंग नहीं आ सकती। तो फीलिंग वो तभी आएगी जब आप दूसरी बार तीसरी बार पढ़ें, तो दूसरी बार में शॉर्ट नोट्स बनाना सही है। और रिवीजन के टाइम जब पहला रिवीजन हो रहा हो, तो शॉर्ट नोट्स के साथ साथ आपको फुल नोट्स लेके भी बैठना है। मतलब ये नहीं कि आपको फुल नोट से ही रिवाइज करना है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में भी कई सारी ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर हमें रिकॉल करना ही पड़ता है नोट्स के लिए। तो उसमें शॉर्ट नोट्स बनाने में एक तरीका ये भी है कि आप कुछ स्पेस हर चैप्टर के बाद थोड़ा स्पेस छोड़ दें, तो उस पे कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट ऐड करने हो तो बाद में वो भी हो जाए। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स तो हमेशा हेल्प करेंगे। और रिवीजन के टाइम पे जब जनवरी दिसंबर का टाइम आ जाएगा, तब आपको अंदाजा होगा कि शॉर्ट नोट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। हम्म, ठीक है, सही बोल रहे हो तुम। अब मेरे को एक चीज बताओ कि पीवाईक्यू वगैरह तुम लगाए थे क्या गेट के एग्जाम लिखने से पहले, कि पीवाईक्यू अलग से नहीं हाँ, लगाए थे? सर लगाया था PYQ। और क्योंकि गेट VOD कोर्स जो बुकलेट मिले थे मुझे, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 1 तो ऑलमोस्ट क्लास में ही कवर हो जाता था। वॉल्यूम 2 में जितने भी क्वेश्चन थे उसमें जब मैं PYQ की बुक खोलता था तो देखता था 50-60% क्वेश्चन तो कवर ही हो गए हैं। तो काम उससे और आसान हो गया था। तो मेरी स्ट्रेटेजी तो यही थी कि वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों कवर करके PYQ किया जाए और टेस्ट सीरीज। बाकी फिर कोई इधर उधर ज्यादा सोर्सेस में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, क्योंकि ऑनलाइन तो बहुत सारा कंटेंट चलता रहता है, तो उसमें एक सब्जेक्ट में टाइम भी ज्यादा लग जाता है। तो यस। PYQ तो सर इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है PYQ। जब तुम इस बार गेट का पेपर लिखे, तो पेपर से जब निकले तुम बाहर एग्जाम से, तो तुम सेटिस्फाइड थे या थोड़े से अनहैप्पी थे कि यार उतना अच्छा नहीं गया, या सेटिस्फाइड थे कि यस फोड़ दिया मैं पेपर? मतलब कैसा था, फीलिंग कैसा था पेपर से निकलने के बाद, जस्ट जिस दिन पेपर दिए थे? सर इस बार पेपर का थोड़ा इस टाइप का, इलेक्ट्रिकल का पेपर इस टाइप का आया था कि 1 नंबर के क्वेश्चंस काफी इजी थे, और 2 नंबर के क्वेश्चंस में थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था। तो पेपर के बाद जब निकला था, तब तो एक तरह का सेटिस्फेक्शन था कि हाँ पेपर अच्छा गया है। लेकिन बाद में वो जब आके चेक करते हैं कुछ क्वेश्चंस, और इत्तेफाक से वही क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं जिनमें हमारा डाउट था, तो धीरे धीरे सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन होने लग गया था। लेकिन इतना था कि कितना भी कुछ 2-4 क्वेश्चंस गलत भी हो जाए, तो मतलब ये था कि अंडर 300-500 तो रहेगा, उससे ज्यादा तो नहीं जाएगा रैंक। ओके, तो रैंक प्रेडिक्टर में तुम देखे थे क्या, रैंक चेक किए थे?
हाँ सर, रैंक प्रेडिक्टर में देखा था तो 230 के आसपास बताया था, तो ऑलमोस्ट रैंक उतना। प्रेडिक्टर किसका यूज किए थे, मैडी जी का कि और किसी का? हाँ, मेडी जी का ही रैंक तो प्रेडिक्टर उसमें यूज कितना किया रैंक था। दिखा रहा था, लगभग 230? उसमें स्टार्टिंग में 230 दिखाया था, तो 250 के पास जाके सेचुरेट हो गया था। 250 के पास जाके हो गया था लगभग, अप्रोक्सीमेट तो रैंक हाँ सही आया तुम्हारा जितना दिखा हाँ, रहा था, अप्रोक्सीमेट सही। हाँ है ना? सर, ठीक है, ठीक अप्रोक्सीमेट सही है। 263 आया, 251 दिखा रहा था वो लास्ट डे। ठीक है आदर्श। तो अभी तुम्हारा जो सबसे मेन जो चीज़ है वो है ओएनजीसी का इंटरव्यू जो 18 अप्रैल को है, उसके बाद ईएससी का एग्जाम है, जून में होगा, हाँ सर, जून है ना? में है तो उसका ईएससी के प्रीलिम्स एग्जाम की भी प्रीलिम। अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके हो कि मतलब ठीक ठाक, कि ठीक है, सिंसियरिटी के साथ एग्जाम देने वाले हो इस बार ईएससी वाला? हाँ नहीं सर, सिंसियरिटी के साथ एग्जाम देना है, और जो कुछ अदर सब्जेक्ट्स होते हैं जो गेट में नहीं आते हैं वो प्रिपेयर्ड नहीं है, लाइक कम्युनिकेशन सिस्टम, फिर माइक्रो प्रोसेसर और जनरल स्टडीज के आधे सब्जेक्ट हो गए हैं, आधे करने हैं। ठीक है, बाकी अपना मैं तुमको ना अपनी टीम को बोल दूंगा, तुमको ईएससी वाला मेरा जो एक कोर्स रहता है ना, नॉन टेक वाला, वो तुमको प्रोवाइड कर दे। हो सकता है तुमको ना पता हो, तो मैं अपनी टीम को बोल दूंगा, प्रकाश इनको प्रोवाइड कर देना। ठीक है, अब मेरे को आदर्श ये बताओ कि तुम, जो जॉब वाले लोग रहते हैं उनका एक माइंड सेटअप रहता है, जैसे तुम असिस्टेंट इंजीनियर हो अभी, तो जॉब वाले लोग चाहे वो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हो चाहे वो गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, उनका एक माइंड सेटअप तो रहता ही है। वैसे माइंड सेटअप के साथ में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए क्या टिप्स है तुम्हारी, जो कि जॉब वाले लोग जब इस इंटरव्यू को देखें तो उनको भी लगे कि यस यार मैं भी क्लियर कर सकता हूँ? क्योंकि लोग जॉब करते करते फिर दूसरा कुछ करने का मन नहीं करता, मतलब जॉब कर रहे हैं फिर पार्टी कर रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, मतलब सबको जीने का हक है और सब जीते ही है, उसके बाद मन नहीं करता है ये इस एक्स्ट्रा एक्टिविटी और गेट जैसे एग्जाम को लिखने का। तो कोई टिप्स जो तुमको लगता है कि ये करना चाहिए आपको, आपका करेगा मन? सर, जॉब गोइंग एस्पिरेंट्स के लिए तो यही कहूंगा कि टाइम आपके पास लिमिटेड है, तो जितना भी टाइम बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। मैं स्पेशली क्या करता था, रोज सुबह उठ के एक टू डू लिस्ट बनाता था कि आज के दिन वर्स्ट केस में मुझे इतना इतना करना है। तो मैं भी कभी बनाता कभी हूँ, वो मैं भी बनाता हूँ, आज भी मैं बनाता हूँ सुबह उठ के। ठीक है, हाँ हाँ। सर, वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि अगर जिस दिन हमारे गोल पूरे नहीं हो पाए तो अगले दिन मन में ये रहता है कि जो कल का हमारा पार्ट छूटा है आज उसको भी करना है, तो आपका डेडिकेशन डबल हो जाता है। दूसरा ये है कि डिस्ट्रैक्शन जितने कम हो सके। एक स्टूडेंट की लाइफ में कितने डिस्ट्रैक्शन होते हैं वो तो वही जानता है, ये किसी दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो अपने माइंड कंट्रोल के ऊपर है, अपने मन पर जितना कंट्रोल रखें उतना बढ़िया है, और एक टू डू लिस्ट बना के चले, और एक दिमाग में ये बात हमेशा से रहनी चाहिए कि कंसिस्टेंसी से रिजल्ट्स मिलते हैं। आपका एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकता है, कोई फैमिली प्रोग्राम हो गया, एक दो दिन नहीं पढ़ पाए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एक महीना आपने टाइम बिल्कुल वेस्ट कर दिया। तो उस हिसाब से अगर कंसिस्टेंसी से चलें और रोज एफर्ट मारे तो बिल्कुल अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। तो आदर्श, तुम्हारे टाइम के लिए थैंक यू वेरी मच, और मेरी बेस्ट विशेष है तुम्हारा जो अभी 18 अप्रैल को जो ओएनजीसी का इंटरव्यू है कि तुम्हारा उसमें सिलेक्शन हो जाए। तो जब तुम्हारा हो जाएगा सिलेक्शन तो अपन और ट्राई करेंगे एक आधी इंटरव्यू लेने का तुम्हारा, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर, थैंक ओके, यू फॉर थैंक यू। हैविंग मी।